अस्सलाम क्लास। अब हम आगे बात करते हैं टूल्स ऑफ एनालिसिस की। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? लेट्स डिस्कस फर्दर टूल्स ऑफ एनालिसिस। क्या क्या टूल्स है एनालिसिस के, किस तरीके से एनालिसिस करेंगे और कैसे करेंगे। डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस। जब हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब हम देखेंगे किस तरीके से डॉलर में चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, क्योंकि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे डॉलर्स में मेंटेन हो रहे हैं। परसेंटेजेस चेंजेस, फिर देखेंगे परसेंटेज कितना चेंज आ रहा है। ट्रेंड परसेंटेजेस, जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या क्या परसेंटेजेस आ रही है। कंपोनेंट परसेंटेजेस इंडिविजुअल बेसिस पे जब कैलकुलेट करते हैं तो कंपोनेंट परसेंटेजेस क्या क्या आएंगी। एंड देन रेशियोज, आगे हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। फर्दर बात करती हूँ सबसे पहले डॉलर एंड परसेंटेज चेंज की। डॉलर चेंज में आप देख रहे होते हो डॉलर चेंज इज इक्वल टू एनालिसिस पीरियड अमाउंट माइनस बेस पीरियड अमाउंट। अब एनालिसिस पीरियड अमाउंट हो गया आपका 2020 और बेस पीरियड अमाउंट हो गया 2019। तो 2020 की आपने टोटल एसेट्स लिए और इसको माइनस कर रहे हो 2019 से। डिफरेंस आपको पता चल गया, वो डिफरेंस आ गया डॉलर चेंज का। फर्दर बात करते हैं परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है कि जो आपने डॉलर चेंज किया है, जो कि आपके इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो आपका चेंज आया है, वो डिवाइडेड बाय बेस पीरियड अमाउंट। बेस पीरियड अमाउंट मींस 2019 का जो अमाउंट था वो डिवाइड करोगे डॉलर चेंज से, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर? फर्दर हम बात करते हैं डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस की। इवैल्यूएटिंग परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स एंड अर्निंग्स। मोस्टली जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो तो उसमें आप देखते हो सेल्स की परसेंटेज कितनी चेंज हो रही है, आपकी अर्निंग्स या प्रॉफिट की परसेंटेजेस कितनी चेंज हो रही है। इसमें फर्दर बात करते हैं sales and earnings should increase at more than the rate of inflation. Exactly, sales और आपके sales और आपकी earning inflation के रेट से ज़्यादा increase होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर सकोगे। अदरवाइज वो इन्फ्लेशन का फैक्टर ही अगर आप जस्ट मेंटेन कर रहे हो तो ओवरऑल इंडस्ट्री में परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। In measuring quarterly changes compared to the same quarter in the previous year, अगर आप 2018 का 2019 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 2019 का 2020 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसी तरीके से ईयरली बेसिस पे तो समझ आ गया। अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात हो रही है तो क्वार्टरली बेसिस पे आप ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। जो आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है 2019 का, उसको कंपेयर करोगे 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के साथ। और इसके अलावा अगर आप थर्ड क्वार्टर ऑफ 2019 को कंपेयर कर रहे हो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020, तो देन आप जो भी क्वार्टर एक ईयर का लोगे वही सेम क्वार्टर दूसरे ईयर का लोगे। क्लियर? तो उससे ये होता है कि आपने यूनिट सेम रखा है और जब यूनिट सेम रखा है तो आंसर आपका सही आता है, आपका कॉन्सेप्चुअल आंसर आता है। क्योंकि आपका बिजनेस जो सीजनल बिजनेस है वो सेकंड क्वार्टर में ज्यादा अर्न करता है। अगर इस सेकंड क्वार्टर को आप दूसरे साल के फोर्थ क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आपके पास रिजल्ट्स मिसलीड आ जाएंगे। परसेंटेजेस में बी मिसलीड व्हेन द बेस अमाउंट इज स्मॉल। आपकी परसेंटेजेस मिसलीड कर जाएंगी अगर बेस अमाउंट आपका स्मॉल होगा। बेस अमाउंट आपको एक्यूरेटली रखना है जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, मैं आपकी क्लास का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो उसमें किसी बच्चे को मैं उसका रिजल्ट एनालाइज करके और उसका रिजल्ट कंपेयर किसके साथ करूंगी, उसी सेम क्लास के बच्चे के साथ कंपेयर करूंगी। क्लियर? उससे क्या होगा कि वो पता चल जाएगा कि इसका जो कंपटीशन है वो सेम बच्चों के साथ है, रादर देन मैं उसको थर्ड के साथ या फिफ्थ सेमेस्टर के साथ कंपेयर करूंगी। हर किसी का लेवल अपना है। इसके अलावा जिस कोर्स का कंपेयर कर रही हूँ उसी कोर्स के उसी बच्चे का मैं कंपेयर करूंगी, मतलब उसकी क्लासमेट का।
अगर मैं एक कोर्स को दूसरे कोर्स के बच्चों के साथ कंपेयर करूंगी तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, चीजें मिसलीड कर जाएंगी। ठीक है, परसेंटेज में भी मिसलीड व्हेन द बेस अमाउंट इज स्मॉल। आपका जो स्टैंडर्ड है वही स्मॉल